नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हम करने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 19। ठीक है, चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द सेटलमेंट मेथड ऑफ यूएसडी आईएनआर फ्यूचर। मतलब कि वो कैसे सेटलमेंट होता है, कैश होता है, फिजिकल डिलीवरी होती है। तो यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर जो है, यूएसडी आईएनआर हो चाहे चाहे यूरो हो, चाहे ब्रिटिश पाउंड या जापानीज आईएनआर, सबका जो है कैश कैश सेटलमेंट रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन करेंसी फ्यूचर एंड स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। तो जैसे करेंसी फ्यूचर हो गया, वैसे स्टॉक इंडेक्स का ही फ्यूचर रहता ना। तो ये बोल रहे कि इनमें सिमिलरिटी क्या है। बोथ है सिमिलर थिक साइज, नहीं। बोथ है सेम अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन है। बोथ आर प्रोडक्ट विद लाइनर पे ऑफ, हाँ पे ऑफ इनका लाइनर रहेगा दोनों का। दोनों प्रोडक्ट हैं ये। आंसर सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछे कि अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। ये बोल रहा है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, अ, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि फ्यूचर में तो दोनों के पास ऑब्लिगेशन रहती है। बोथ बायर एंड सेलर है ऑब्लिगेशन टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में बायर के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लॉस ऑन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, जो भी डेरिवेटिव हम ट्रांजैक्शन करें उसमें जो लॉस होता है, विच आर कैरिड आउट है ना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम कैरिड कर सकते हैं कितने टाइम, कितने असेसमेंट ईयर के लिए, 8 साल के लिए। तो इसको देखना है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी लॉस होता है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में या रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज में, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर इन बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट स्ट्रेटेजी ट्रेडर। अच्छा, तो ये है कि पुट के थ्रू हमें बुलिश वर्टिकल स्प्रेड बनाना है। आपने देखा होगा, या एक बार देख लेना, जिसमें बुक में आपको मिलेंगे बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट, बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल, बेरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल, बेरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट। तो इसमें पूछा ही है, इनमें कुछ नहीं होता है, आपको बस पहला व्यू बनाना है। जैसे वो लकी पुट स्ट्रेटजी के थ्रू हम बुलिश बनाना है, तो पुट के थ्रू बुलिश कैसे रहते हैं, आप पुट को सेल कर दोगे तो ही तो आपका बुलिश व्यू बनेगा। पुट आपने सेल कर दी कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिर गई तो इसी को हेज करने के लिए ना, एक हम स्प्रेड बनाए थे नीचे, नीचे की हम पुट बाय कर देंगे। पुट बाय करने अगर मार्केट नीचे गई तो हमें यहाँ से मतलब लॉस हमारा लिमिटेड हो जाएगा। तो ये हमारा बुलिश वर्टिकल स्प्रेड बन गया यूजिंग पुट। ठीक है, तो इसमें देखो बाय पुट विथ हाई स्ट्राइक एंड सेल पुट विथ लोअर स्ट्राइक, नहीं। हम पुट सेल करेंगे हाई स्ट्राइक की, बाय पुट विथ लोअर स्ट्राइक। बाय कॉल, कॉल की तो बात नहीं है, बाय पुट विथ लोअर स्ट्राइक, लोअर की बाय करेंगे, सेल करेंगे हाई की। क्वेश्चन नंबर 6 की आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज या आर कंसिडर एज अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ए वो है कि डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन डन ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, derivative transaction done for hedging an underlying asset, a transaction settle otherwise than through actual delivery or transfer। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो ट्रांजेक्शन होगा सेटल अदरवाइज देन थ्रू एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर। जैसे इसमें बता रखा है कि इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन एज one settled without actual delivery. However, derivatives traded on recognized exchange are specially excluded from speculative credit category। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लाइंट कैन प्लेस ऑर्डर थ्रू ऑप्शन। वो आपका फोन से भी कर सकता है, इंटरनेट, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। विच बॉडी एक्ट एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी टू यूएसडी फ्यूचर ट्रेड। तो क्या आती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
आपकी कॉन्ट्र एज एक्ट एज अ लीगल काउंटरपार्टी टू बोथ बायर एंड द सेलर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्लियरिंग बैंक अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ क्लियरिंग मेंबर फ्रॉम विच द इनकॉर्पोरेशन कैरीज आउट एंड पेन एंड पे आउट ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लियरिंग मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लियरिंग बैंक अकाउंट? ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन डायरेक्टली रेज अ डेब्ट विदाउट ये परमिशन। हाँ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट इज यूज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन। ठीक है, ये भी तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, इसको पढ़ लेना है एक बार। एन ऑप्शन इज डैश इफ एक्सरसाइज द ऑप्शन बाय गेट पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो किसमें मतलब इन द मनी में, एट द मनी में जीरो कैश फ्लो होता है और आउट ऑफ द मनी में नेगेटिव कैश फ्लो होता है। और डैश ऑर्डर क्लासिफाई प्राइस रिलेटेड कंडीशन, जो भी प्राइस रिलेटेड कंडीशन वो होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर रहता है ना प्राइस रिलेटेड कंडीशन में, मार्केट ऑर्डर execute at best available price, it is related to price execution. Next, a numerical question. A person has invested 1 lakh INR in Indian corporate bond for a year giving रिटर्न ऑफ 16%। अच्छा, एक साल में जो 16% रिटर्न मिल रहा है, 1 लाख उसने इन्वेस्ट कराया। वो प्लान कर रहा है यूज टू प्रोसीड टू फंड हिज सन एजुकेशन इन यूएस। ठीक है, जो उसको मिल रहा है उसको सन की एजुकेशन में लगाएगा। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग यूएसडी स्पॉट इज 17। अच्छा, जब उसने इन्वेस्ट किया तो यूएसडी का स्पॉट 17 था और 1 ईयर का प्रीमियम उसका 4% हो गया। अब जैसे 1 लाख पे उसने 16% रिटर्न कमाया तो कितना हो गया, 1,16,000 उसके पास अभी धन बचा हुआ ना, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद इतना बचा हुआ है। तो एक साल बाद में जो है जो यूएसडी आना रहा है उसका यूएसडी की वैल्यू तो बढ़ी है 70 प्लस 70 का 4% इतनी उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो कितना हो जाएगा ये 72.8। एक साल बाद यूएसडी आया ना 72.8, तो इतना उसके पास पैसा है, इतना यूएसडी आना चल रहा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितना उसके पास रुपये होगा, या मतलब कितनी यूएसडी में उसके पास पैसा होगा, रुपये होंगे, मतलब रुपये नहीं, कितना यूएसडी उसके पास होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपको लग पाएगा 1593 के आसपास। तो उसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 है which of these are important reason for growth in uses of derivatives? अच्छा, important reason for growth of use, अच्छा जो भी डेरिवेटिव्स की ग्रोथ हुई है ना मार्केट में, मतलब कि यूज करने लगे हैं लोग डेरिवेटिव्स, तो उसका क्या रीजन है बोल रहा है। इंक्रीज वोलेटिलिटी इन एसेट प्राइस। हाँ, ये तो होगा ही। इजियर टू मेक प्रॉफिट कंपेयर टू स्पॉट मार्केट, नहीं ये तो नहीं होता। टेक्नो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू उसमें मिल जाता है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, हाँ। इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल मार्केट, हाँ ये भी इंक्रीज होगी, तो इसका हो जाएगा ए सी डी। ए सी डी कौन सा है, ये ए सी डी। एज अ रिस्क डिडक्शन मेजर, जो रिस्क डिडक्शन मेजर है, ऑल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर सेल बी कैंसिल वंस स्टॉक ब्रोकर रीच -% कोलेटरल यूटिलाइजेशन लेवल। ठीक है, जो स्टॉक ब्रोकर रहेगा ना आपका, आपने कोई बाय करने के लिए या सेल करने के लिए कुछ प्राइस रख रखे हैं लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रखे हैं, तो ये बोला कि रिस्क डिडक्शन मेजर के थ्रू ऑल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर सेल बी कैंसिल वन स्टॉक ब्रोकर रीचेज डैश को 100% मतलब -% कोलेटरल यूटिलाइजेशन लेवल, तो ये आ जाएगा 90% होता है इसका आंसर। ठीक है, इफ कोलेटरल यूटिलाइजेशन रीच 90%, जो भी कोलेटरल जो यूज कर रहा है ना उसकी वो अगर 90% पहुंच गया तो जितने अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर मस्ट बी कैंसल, दिस इज मैंडेटरी रिस्क कंट्रोल मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोजीशन लिमिट गाइड
लाइन्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स प्रोवाइडेड बाय, जो एक्सचेंज ट्रेडेड में इंटरेस्ट रेट में डेरिवेटिव्स में पोजीशन लिमिट गाइडलाइंस कौन बनाता है, कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा ना, सेबी जाएगा। सेबी स्पेसिफाइड मैक्सिमम अलाउड पोजीशन लिमिट एट क्लाइंट लेवल और एट मेंबर लेवल। सो 19वां सेट भी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू टू जॉइनिंग अस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेट में।